नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शब्द भंडार। हमने पढ़ा कि हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को वर्गीकरण 4 विभागों में किया गया है, उनको अलग अलग बांटा गया है, जिसमें मूल, स्तोत्र एवं विकास के आधार पर, और मूल, स्तोत्र एवं विकास के आधार पर के उसके जो पेटा प्रकार है, तत्सम, ऊर्ध्व तत्सम, तद्भव, अनुकरणवाचक, देशज और विदेशज। ओके, ये हम पढ़ रहे हैं। ये सब हमने पढ़ा। तत्सम का शाब्दिक अर्थ भी पढ़ा, तत्सम किसे कहते हैं ये भी पढ़ा। हाँ, सबकी क्या राय है वो भी पढ़ा। तत्सम वो कौन से शब्द हैं, भाषा के विकास के लिए क्या जरूरी है वो भी पढ़ा। अब आ रहा है तद्भव, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं किंतु कंचित रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि मूल शब्द संस्कृत का है लेकिन वो संस्कृत का शब्द प्रयोजित होता नहीं है, उसके मिलने मिलावा जैसा एक शब्द बनता है और वो शब्द प्रयोज्य होता है, उन्हें तद्भव कहा जाता है। जिन शब्दों को प्रयोग की सुविधा और उच्चारण के सरलीकरण हेतु हम जो स्वरूप प्रदान करते हुए हैं तत्सम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दृष्टांत दूँ, मेरी बेटी है तो उसका नाम है यशस्वी। ठीक है, अब ये यशस्वी है, सबको ये उच्चारण अच्छा नहीं लगता और लंबा होता है, और बहुत बार पुराने लोग होते हैं उनको ये उच्चारण सही से नहीं बैठता, तो वो उसका कुछ अलग बना देते हैं। हाँ, जैसे जसू बना दिया, जसी बना दिया, जागू बना दिया, कुछ भी बना देते हैं। तो ये जो कुछ भी बना देते हैं लेकिन उसका मूल शब्द है, उसको थोड़ा बहुत परिवर्तित करें, उसे परिवर्तित करने के बाद उसे प्रयुक्त करते हैं, तो उसे बोलते हैं तद्भव। ठीक है, आगे है हिंदी में प्रयुक्त बहुत से ऐसे तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत से आए गए। प्राकृत भाषा में भी पता है इन्हें तद्भव कहा जाता है। उदाहरण उन्होंने दिया है अंधेरा, आधा, ऊंचा, खीरा, खेत, ग्राहक, दही। मान लीजिए हम संस्कृत में बोलते हैं दग्धी, अब दग्धी बोलने में दिक्कत हो रही है तो हमने क्या किया, दग्धी कुली मारो, दही बोल दो। हाँ, तो वो चलन में आ गया, तो दही क्या हो गया, हाँ, तद्भव हो गया। इस तरह से सावन, धीरज, दान, कान, मान, मोह, नाक, हाथी, आठ, सांप, बहुत, दूध, ईर्ख, सात, आज, माता, सांस, उंगली, अंगूठा, बहुत सारे शब्द हैं। इसके बाद आता है अर्ध तत्सम। ऊर्ध्व तत्सम भी उसे कहते हैं जो शब्द संस्कृत अथवा प्राकृत से निष्कृत होकर कुछ ही परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होता है। वो पूरा तद्भव में क्या होता है, वो पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन अर्ध तत्सम में क्या होता है, उस शब्द का एक हिंट हमको मिलता है। ये कहना चाहता है, अपभ्रंश जिसे हम कह सकते हैं। हाँ, अपभ्रंश जैसा। उन्हें ऊर्ध्व तत्सम या फिर अर्ध तत्सम कहते हैं। इनका परिवर्तन रूप तत्सम शब्द की अपेक्षा कुछ कम होता है। तत्सम शब्दों की तुलना में ऊर्ध्व तत्सम शब्द अपने मूल शब्द से अधिक निकट जान पड़ते हैं, अधिक निकट होते हैं। हम उस अर्ध तत्सम के आधार पर इसका तत्सम क्या होगा ये पहचान सकते हैं। इसका नीचे एक बहुत अच्छा उन्होंने विवरण करके भी दिया है, वो पढ़ते हैं। पूर्ण रूपेण तत्सम नहीं होते। कैसे, तो इन्होंने तत्सम, अर्ध तत्सम तथा तद्भव, इनका अंतर हमें बताया है। तो एक शब्द है कर्म। कर्म क्या है, तत्सम है, उसका अर्ध तत्सम क्या हो गया, कर्म, और तद्भव क्या हो गया, काम। हाँ, तो ये आपको यहाँ पता होता है कि कर्म है, तत्सम है, उसका अर्ध तत्सम क्या है, कर्म का थोड़ा अंश इसमें दिखता है, कर्म, लेकिन तद्भव में वो कुछ नहीं दिखता, उसका वो निकल गया, जो मूल स्वरूप है वो निकल गया। अक्षर, अक्षर, अखर चेंज हो गया, अग्नि, अगिन, आग चेंज हो गया, कार्य, कारज, काम। ये कारज कीजिए, काम कीजिए, काम, कारज और कार्य। इस तरह से तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव, इस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या अंतर है। अर्ध तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। इसके बाद आता है अनुकरणवाचक। हाँ, अनुकरणवाचक कल्पित ध्वनि के आधार पर जिन शब्दों का गठन होता है, कल्पना होती है उसमें, हालांकि उसका कुछ एक मीनिंग निकलता नहीं निकलता ऐसा नहीं, लेकिन अलग ही कुछ मजा है उसका बोलने का। जैसे उन्हें अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं, जैसे फड़फड़ाना, चहचहाना, बनाहट, धमाका, गड़गड़ाहट, कई, चई चई, पई पई, पई पई, कुकू, खाओ खाओ, पटाखा, चिल्लाना आदि। कुछ शब्द मूल शब्द के साथ भी किंचित परिवर्तन को उसके समीपार्थ को प्रकट करते हैं। जैसे अंग्रेज, तो अंग्रेज का क्या हो गया, अंग्रेजी। हिंदी का क्या हो गया, हिंदी।
फारस का क्या हो गया, फारसी, रूस का रसिया या फिर रूसी आदि, यानी कि उसका अनुकरण हो गया ना। एक शब्द होता है, आप ज़्यादातर अनुकरण करते हैं। मान लीजिए अंग्रेजी में आप पढ़ते होंगे, शायद आपको पता होगा, तो आईएनजी स्वरूप होता है, तो आईएनजी स्वरूप होता है आई एम रीडिंग, हाँ ऐसा कुछ होता है। तो रीडिंग का आपको पता नहीं होता, वांचन को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आई एम वांचिंग। हाँ, तो ये वांचिंग क्या हो गया, अनुकरण ठोक दिया आपने, हालांकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही अपनी ध्वनि, कल्पित ध्वनि के आधार पर हाँ कल्पना की ना, आई एम वांचिंग, क्योंकि आपको रीड का पता नहीं है इसलिए आपने कह दिया वांचिंग, वांच का। और ये आपको पता है कि रीड को आईएनजी स्वरूप लगता है, तो आपने वांच को आईएनजी स्वरूप लगा दिया, वांचिंग कर दिया अपना शब्द, तो ये क्या हो गया, अनुकरण वाला शब्द हो गया। जिस प्रकार छेड़छाड़, फटफटिया, चमचम, तराना, खटखटाना, भीड़भाड़, धक्कम धक्का, दमादम आदि। इसके बाद आता है देशज शब्द। ये देशज शब्द जिन शब्दों की व्युत्पत्ति यानी कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ ये किसी को नहीं पता होता, जो बहुत समय से भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। हालांकि उसका ये किस भाषा के हैं वो भी पता नहीं होता। प्राय ऐसे शब्दों का उद्गम जन प्रांगण से होता है। ऐसे शब्द देशज शब्दों का उद्गम कहाँ पे है, तो देशज शब्दों का उद्गम है जन प्रांगण पे, यानी कि लोग उसका उद्गम करते हैं जिनका निश्चित स्तोत्र ज्ञान नहीं होता। विविध भाषा के क्षेत्र में पैदा होने से ही उन्हें देशज कहा जाता है। इन शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत की किसी धातु अथवा व्याकरण के नियमों से नहीं होती, उन्हें लोक भाषा की उपज कहा जाता है, क्योंकि ऐसे शब्दों में अधिकता लोक भाषा में ही पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण दृष्टि द्रव्य हैं, उन्होंने उदाहरण दिया। अभी एक शब्द है रोटी, हाँ ये रोटी, रसिया, धोबी, भंगी, कंजर, धोती, जूता, लंगोटी, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, धपला, कबड़ी, टटू, टचिया, चस्पत, भुरता, टीस, पेड़, डोर, सोटा, डिबिया, भेड़िया, सापा, साफी, गागर, रसा, तेंदुआ, चिड़िया, बजरबट्टू, कलाई, बियान, कटोरा, कटोरी, डोंगा, ढेंचा, गांठ, परपटी, शीली, बुकुना, ऐंठा, ठाकुर, मैदा, डाब, बाबाजी, डेंगुली, छोरा छोरी, बाजरा, घाघरा, तकरारी, अटैया, पौंचा आदि। ये शब्द सारे ये कुछ दृष्टांत दिए। हमारी भाषा में कुछ शब्द है, जैसे एक शब्द है नंग। ये नंग का कुछ मीनिंग ही नहीं होता। नंग होता है जो हम पहनते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन अलग होता है ना। तो ऐसे शब्दों को, एक नंग कहाँ से आया कुछ पता नहीं, इसका उद्गम स्थान क्या है पता नहीं। तो जिसका उद्गम स्थान पता नहीं है वो सारे शब्द क्या है, देशज है। अब है विदेशज, जो दूसरी विदेशी भाषा से आते हैं, हमारी हिंदी में समाविष्ट हो जाते हैं, हाँ, और हिंदी में आकर ऐसे घुल मिल जाते हैं। चलो पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी में समाहित होकर हिंदी के ही होकर रह जाते हैं, उन्हें विदेश शब्द कहते हैं। हिंदी के, हमें ये नहीं लगता कि हिंदी का ये शब्द ही नहीं है, हमें तो ये लगता है हिंदी का शब्द, हालांकि वो हिंदी का होता नहीं है। इन्हें आगत अथवा गृहित शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द अन्य देश की भाषा से आए विदेशी मूल के शब्द हैं। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, किंतु वे विदेशी भाषा के होने पर भी स्वदेशी जैसे ज्ञान होते हैं। इनमें से लिखित विदेशी भाषाओं के सर्वाधिक भिन्न भिन्न शब्द समाविष्ट हैं। हिंदी भाषा में सबसे विदेशी भाषाओं के शब्द कौन सी भाषाओं के शब्द हैं? अरेबिक, फारसी, पश्तो यानी कि पोर्टुगीज भाषा जिसे हम कहते हैं, पश्तो, तुर्की और अंग्रेजी। इन बहुत सारे भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा ये शब्द भंडार संपूर्ण होता है और इसका स्वाध्याय आपको लिखना है और लिख के मुझे भेजना है। अगर ना भी समझाए तो मुझे कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।